Hello friends, I'm Rajan Maurya and you are the most welcome on my YouTube channel Science with Rajan Maurya। आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड बैंक मतलब रक्त बैंक। इससे पहले मैंने रक्त से संबंधित 3 वीडियोस बना दिया है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में रक्त के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है और पार्ट 2 में मैंने रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में काफ़ी विस्तृत तरीके से वर्णन किया है। और जो तीसरी वीडियो थी उसमें मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा किया था और मैंने उसमें यह भी बताया था जीन्स के आधार पे कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है और क्यों ब्लड ग्रुप AB सबसे ग्रुप आसानी से रक्त ले लेता है यानी सर्वग्राही होता है, और जो ब्लड ग्रुप O होता है वो क्यों सर्वदाता होता है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड बैंक के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से ब्लड का आदान प्रदान होता है, यानी कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है या कौन व्यक्ति किस व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड बैंक या रुधिर बैंक या रक्त बैंक क्या होता है। ब्लड बैंक, जिसे हिंदी में रुधिर बैंक या रक्त बैंक कहते हैं। तो सामान्यतः है बैंक से जो आशय होता है या बैंक से जो मतलब होता है किसी ऐसे संस्थान या स्थान से होता है जहाँ पे हम अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को आसानी से सुरक्षित रख सकें अधिक लंबे समय के लिए और वहाँ से ज़रूरत पड़ने पे आसानी से पा जाएं। जैसे आप लोग बैंक देखिए तो बैंकों में नॉर्मली होता क्या है, आप लोग पैसे आसानी से हम लोग सुरक्षित रखते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम लोग आसानी से पा जाते हैं। उसी प्रकार ब्लड बैंक रुधिर बैंक होता है। रुधिर बैंक का मतलब रक्त बैंक, यानी वहाँ पे रक्त का स्टोरेज होगा, सुरक्षित रखा रहेगा, अधिक दिनों के लिए रखा रहेगा और जब हमको ज़रूरत होगी हम वहाँ पे जा करके आसानी से रक्त को पा सकते हैं। तो रक्त बैंक के बारे में मैं लिखूँगा 1-2 लाइन कि रक्त बैंक या रुधिर बैंक रक्त बैंक एक ऐसी संस्था या स्थान है जहाँ पर रुधिर को संग्रहित कर अधिक दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तथा आवश्यकता पड़ने पर हमें आसानी से रुधिर प्राप्त हो जाता है। यानी रुधिर बैंक या रक्त बैंक एक ऐसी संस्था या स्थान है जहाँ पे रुधिर को संग्रहित कलेक्ट करके अधिक दिनों के लिए उसे सुरक्षित रखा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर हम उसे आसानी से वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। यानी द ब्लड बैंक is a institute or place where blood are connected and placed very safely for the long days, and on the need we can obtain very easily from them.
तो ये हो गया रुधिर बैंक के बारे में। अब ध्यान हमें ये देना है या यह बात जानना है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति आसानी से ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रक्तदान करने के लिए सबसे पहले आपका चेकअप होता है कि आपको कोई बीमारी, कोई समस्या जैसे एड्स हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, टीबी हो गया या इत्यादि किसी प्रकार की जो हानिकारक बीमारी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जो आपका ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम तो नहीं है। अगर आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तब भी ब्लड बैंक में आपका रक्त कलेक्ट नहीं किया जाता है, यानी आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य 450 मिलीलीटर, यानी जिसे हम 1 यूनिट बोलते हैं, 450 मिलीलीटर आसानी से रक्तदान कर सकता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य 450 मिलीलीटर, जिसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, 450 मिलीलीटर रक्तदान या रुधिर दान कर सकता है। लेकिन रक्तदान करने के लिए मैंने बताया उस मनुष्य का स्वस्थ होना बिल्कुल ज़रूरी है, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी नहीं होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है या वर्णक होता है जिसका कलर लाल होता है और जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कलर लाल लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है, यानी इसमें आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो मानव शरीर या ब्लड होता है उसका कलर लाल यानी कि रेड होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है ब्लड बैंक के बारे में कि कोई मनुष्य किस प्रकार से रक्तदान कर सकता है या उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति किस व्यक्ति का रक्त ले सकता है या कोई भी व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है। उसके लिए सामान्यतः आप लोग यही जानते होंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो सेम होना चाहिए। सामान्यतः आप लोग को यही जानकारी होगी कि ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है और ओ वाला सभी को दे सकता है। इन सब के पीछे कारण क्या है? और आप जब रक्तदान करने जाते हैं तो सबसे पहले चाहे पैथोलॉजी हो गए, लैब हो गया या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे आपका सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। हॉस्पिटल्स में या पैथोलॉजी में सबसे पहले जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप चेक होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। फिर उसके बाद आपका ब्लड लिया जाता है। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है आपका ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको ब्लड बैंक में रख दिया जाता है। और जब कोई व्यक्ति रक्त लेने आता है तो उसका भी ब्लड ग्रुप चेक होता है। अगर उसने चेक करवाया है, सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप चेक होता है। फिर उसी के आधार पे उसे किस ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है वही ब्लड दिया जाता है। तो आइए हम रुधिर आदान प्रदान की प्रक्रिया को समझेंगे कि किस प्रकार से रुधिर का आदान प्रदान होता है या किस प्रकार से पैथोलॉजी या डॉक्टर्स द्वारा व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए बताया था, तो वहाँ पे मैंने जीन्स के आधार पर बताया था। उस टॉपिक का इस्तेमाल जो हम लोग करेंगे वो आने वाली नई पीढ़ी के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। तो अगर उन दोनों से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप अगर हमें जानना हो या उसका अनुमान लगाना हो तो हम लोग उस जीन वाली टॉपिक का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स या पैथोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है टॉपिक, यानी किस तरीके से वहाँ पे ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, आइए अब हम उसे यहाँ पे समझेंगे। तो रुधिर का या रुधिर वर्ग का निर्धारण अब हम लोग पढ़ेंगे। और रुधिर वर्ग के निर्धारण में हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट जानेंगे, सीरम। सीरम क्या होता है? इसी सीरम का इस्तेमाल किया जाता है पैथोलॉजी में या हॉस्पिटल्स में ब्लड ग्रुप निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीरम। SERUM, सीरम।
तो मैंने वीडियो पार्ट 1 में पढ़ाया था रुधिर प्लाज्मा। उस रुधिर प्लाज्मा में मैंने बताया था कि जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें 90% यानी 90% वाटर होता है और जो बचा हुआ 10% होता है उसमें प्रोटीन्स पाई जाती है। उन प्रोटीन्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन थी, उसका नाम था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम था ब्लड को क्लॉट करने में यानी थक्का बनाने में मदद करना, सहायता करना। तो जब रुधिर प्लाज्मा में से हम लोग फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर देते हैं, रुधिर प्लाज्मा में से यानी ब्लड प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन रिमूव हो जाती है, अलग हो जाती है, तो जो बचा हुआ पार्ट या जो बचा हुआ भाग होता है वही सीरम कहलाता है। और इसी सीरम का उपयोग किया जाता है डॉक्टर्स या पैथोलॉजिकल स्टाफ द्वारा व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए। तो हम जानते हैं सीरम क्या होता है। तो रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन, रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा देने पे या निकाल देने पर, हटा देने पर बचा हुआ अंश या भाग सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है। यानी जब रुधिर प्लाज्मा में से यानी ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देंगे, यानी ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इक्वल्स टू सीरम। ये कोई सूत्र नहीं है, बस मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब ब्लड प्लाज्मा में से हम लोग फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ भाग होता है वही सीरम कहलाता है। और इसी सीरम का उपयोग किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा या पैथोलॉजिकल स्टाफ द्वारा क्या करने के लिए, रक्त वर्ग का निर्धारण करने के लिए या ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। यानी जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो होगी रुधिर वर्ग का निर्धारण। रुधिर वर्ग का निर्धारण। रुधिर वर्ग का निर्धारण यानी द डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स याद दिलाता हूँ। मैंने पिछली वीडियो जो पार्ट 3 पढ़ाई है उसमें मैंने एंटीजन और एंटीबॉडी की चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जब कोई जीव बाहर से हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो वह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्रावण करने लगता है, यानी विशेष प्रकार की प्रोटीन निकालने लगता है। उस विशेष प्रकार की प्रोटीन को हम लोगों ने एंटीजन बोला था, एंटीजन। लेकिन जब शरीर में हमारे कोई बाहरी जीव आ जाता है, एंटीजन का निर्माण हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं या ऊतक होते हैं वह भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्रावण करने लगते हैं या निकालने लगते हैं। उस प्रोटीन का नाम एंटीबॉडी था। यानी बाहर से जीव आया, उसने कोई प्रोटीन निकाला, उस प्रोटीन का नाम होगा एंटीजन, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमारे शरीर के ऊतक होंगे वो जो प्रोटीन निकालेंगे उसे हम लोग एंटीबॉडी बोलेंगे। तो हमको 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, पहला एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी और तीसरा सीरम। इन 3 ही पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे कि ब्लड ग्रुप का कैसे निर्धारण होता है, यानी द डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये जानना होगा
कि किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर एंटीबॉडी और एंटीजन समान हो गए, यानी दोनों सेम हो गए, अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी थक्का बन जाएगा, जम जाएगा ब्लड। और अगर एंटीबॉडी ए है, एंटीजन बी है, तो वहाँ पे ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, यानी ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। तो इन्हीं पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि रक्त का थक्का न बने, इसके लिए एंटीबॉडी और एंटीजन समान नहीं होना चाहिए। अगर दोनों समान हो गए तो ब्लड का थक्का बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। जो पिछली टॉपिक थी, जो लैंडस्टीनर ने एक टेबल दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीबॉडी होगा वो स्मॉल बी होगा, और जो एंटीजन, या पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एंटीजन होगा वो ए होगा, ये एंटीजन हो गया, ये एंटीबॉडी हो गया, और ये वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप हो गया, यानी रक्त वर्ग। यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसमें एंटीजन ए होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो स्मॉल बी होगी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसमें एंटीजन भी बी होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन जो एंटीबॉडी होगा वो नील होगा, इसका मतलब कोई नहीं होगा। और अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब उसमें जो एंटीजन है वो नील है, लेकिन एंटीबॉडी ए बी है। तो एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और एंटीजन को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो पूरी टॉपिक थी ये लैंडस्टीनर द्वारा दी गई थी ब्लड ग्रुप के बारे में। इस टॉपिक को याद रखना है हमें, और अभी भी जो मैंने सीरम बताया है उसको याद रखना है। इन्हीं के आधार पे अब हम लोग रुधिर का या रुधिर वर्ग का निर्धारण कैसे होता है ये सीखेंगे। तो बेसिकली आपने देखा होगा जब आप लोग लैब में जाते हैं तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास एक पतली सी प्लेट होती है, उस प्लेट पे दो गोला आकार का या सर्किल आकार का कोई वस्तु रहता है जिस पे लिक्विड पार्ट रहता है, यानी तरल द्रव्य रहता है। वो तरल द्रव्य जो होता है वो सीरम होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ मिली होती हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो लैब्स होती हैं इस प्रकार की कोई पतली प्लेट उनके पास होती है, इस पे दो गोला बना रहता है। ये जो दोनों गोले रहते हैं इसमें सीरम भरा रहता है, इन दोनों गोले में या दोनों सर्किल्स में सीरम भरा रहता है, और इन्हीं दोनों के माध्यम से वो आसानी से ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। एक सीरम जो होता है उसमें ए एंटीबॉडी होती है और जो दूसरा सीरम होता है उसमें बी एंटीबॉडी होती है। यानी जो पहला सीरम होगा वो ए एंटीबॉडी युक्त सीरम होगा और जो दूसरा सीरम होगा उसमें बी एंटीबॉडी युक्त सीरम होगा। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं किस प्रकार से व्यक्ति का रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रक्त वर्ग या रुधिर वर्ग, जो कि हमें टेस्ट के बाद पता चलेगा। और इसमें ए एंटीबॉडी युक्त सीरम ले लेते हैं, ए एंटीबॉडी युक्त सीरम, ए एंटीबॉडी युक्त सीरम। और इसमें हम लोग बी एंटीबॉडी युक्त सीरम ले लेते हैं, बी एंटीबॉडी युक्त सीरम। चलिए यहाँ पे हमने दो प्लेट में हमने सीरम ले लिया, इसमें ए एंटीबॉडी मिला है और इसमें बी एंटीबॉडी मिला है। अब ध्यान देना है, जब हमारे उंगलियों से ब्लड निकाला जाता है तो एक दो बूंद इस पे भी गिराया, एक बूंद इस पे गिराया जाएगा और एक बूंद इस पे गिराया जाएगा। अगर अभी भी मैंने बताया कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम हो गए तो वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाएगा, यानी ब्लड क्लॉट कर जाएगा।
और अगर एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं होंगे तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसी चीज़ को हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपकी शरीर का या आपकी उंगली का जो ब्लड है वो ए एंटीबॉडी युक्त सीरम पे गिराया गया और यहाँ पे मान लीजिए जम गया, यानी क्लॉट कर गया, यानी यहाँ पे इसका थक्का बन गया, यहाँ पे थक्का बन गया और यहाँ पे थक्का नहीं बना, यानी जो बी एंटीबॉडी युक्त सीरम था उसमें रक्त का थक्का नहीं बना, यानी ब्लड क्लॉट नहीं किया। तो ध्यान दीजिए, अगर ए एंटीबॉडी इसमें पहले से प्रेजेंट है और अगर ए एंटीजन यहाँ आया होगा तभी इसका थक्का बना होगा। मैंने अभी भी बताया कि ब्लड का थक्का बनने के लिए यह ज़रूरी है कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम होवे। तो अगर यहाँ पे एंटीबॉडी पहले से ही हमको पता है कि इस सीरम में ए एंटीबॉडी पड़ी हुई है और जैसे ही हमारे उंगली में से ब्लड निकाल के इस पे गिराया गया तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया, थक्का बन गया, तो इसका मतलब यह कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो एंटीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट था वो ए था। अगर ये ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से मिला होगा तभी ब्लड का क्लॉटिंग हुआ होगा। और अभी अभी मैंने चार्ट में ऊपर बताया था कि अगर जिसमें एंटीजन ए होगा उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा। फिर से समझिएगा, ये हमने सीरम ले रखा है, इस सीरम में हमको पहले से ही पता है कि ए एंटीबॉडी पड़ी हुई है। हमारे उंगली से ब्लड एक बूंद गिराया गया इस सीरम पे और यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया। बेसिकली ब्लड दोनों पे गिराया जाएगा, यहाँ भी गिराया जाएगा और यहाँ भी गिराया जाएगा। यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गया और यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं किया। तो ब्लड क्लॉट करने का एक ही मतलब निकला कि अभी अभी मैंने बताया है कि जब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम होंगे तभी ब्लड का क्लॉटिंग होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ए एंटीबॉडी पहले से पड़ा हुआ है और हमारे ब्लड में ए एंटीजन रहा होगा तभी ये आपस में दोनों मिल करके ब्लड को क्लॉट कर दिए, यानी थक्का बना दिए। तो अगर एंटीजन ए हमारे रक्त में रहा होगा तो इसका मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए ये पहला पॉइंट था, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा, फिर से हमने वही दोनों सीरम लिए, एक में ए एंटीबॉडी और दूसरे में बी एंटीबॉडी, और हमने ब्लड को क्लॉट किया। पहले स्टेप में क्लॉट नहीं किया बल्कि हमने ब्लड को दोनों सीरम में एक एक बूंद गिराया। तो हमने पहली केस में देखा था कि अगर ब्लड इसमें जम जाता है, यानी इसमें थक्का बन जाता है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। लेकिन दूसरी केसेस में हम लेके चलते हैं कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं किया, यानी रक्त का थक्का ए एंटीबॉडी युक्त सीरम में नहीं बना, यानी इसमें थक्का नहीं बना, इसमें थक्का बन गया। पहले वाले में नहीं बना, दूसरे वाले में बन गया जिसमें बी एंटीबॉडी युक्त सीरम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे रक्त में बी एंटीजन प्रेजेंट रहा होगा तभी वो बी एंटीबॉडी के साथ मिला और रक्त का थक्का बनाया। हमारे रक्त में बी एंटीजन रहा होगा तभी यह बी एंटीबॉडी से मिला होगा और तभी इन दोनों के मिलने से ब्लड की क्लॉटिंग हुई होगी। तो अगर इसमें बी एंटीजन रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझिए, अगर इसमें जमा तो क्यों जमा? क्योंकि हमारे ब्लड का ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से मिला था तो ब्लड ग्रुप ए हो गया था। दूसरी केस में हमने देखा कि अगर ब्लड इसमें नहीं क्लॉट किया, इसमें क्लॉट कर गया, यानी इसमें थक्का जम गया, तो इसका मतलब यह है कि इसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, बी एंटीजन प्रेजेंट था हमारे ब्लड में और बी एंटीबॉडी पहले से ही सीरम में था, तो ये दोनों आपस में मिलकर ब्लड को थक्का बना दिए और इससे यह कंफर्म हो गया कि उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। आइए अब हम तीसरी केस पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से तीसरे स्टेप में क्या होता है। तीसरा पॉइंट,
तीसरे पॉइंट में भी वही चीज़ रहेगी। हमने ए और बी एंटीबॉडी युक्त सीरम ले रखा है। अब ध्यान दीजिए, जब हमने ब्लड को इसमें दोनों में एक एक बूंद गिराया तो सपोज दैट इन दोनों में ब्लड क्लॉट कर गया। सपोज दैट इन दोनों में ब्लड क्लॉट कर गया, यानी रक्त का थक्का दोनों में बन गया। रक्त का थक्का इसमें भी बन गया और इसमें भी बन गया। ऊपर की अभी हमने कंडीशंस में देखा कि एक में बन रहा था, एक में नहीं बन रहा है, लेकिन इस तीसरी कंडीशन में रक्त का थक्का दोनों में बन गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे रक्त में ए एंटीजन भी प्रेजेंट था और बी एंटीजन भी प्रेजेंट था, यानी दोनों प्रेजेंट था। यह ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ मिलकर थक्का बनाया और बी एंटीबॉडी के साथ बी एंटीजन मिलकर थक्का बनाया। इस वजह से दोनों जगह रक्त का थक्का बन गया। तो अगर हमारे रक्त में यह कंफर्म हो गया कि ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब हमारे या उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। बिल्कुल आसानी से समझिए। ध्यान हमें ये रखना है बस कि जब समान एंटीबॉडी और एंटीजन होंगे तभी ब्लड का थक्का बनेगा। यानी अगर एंटीबॉडी ए है और एंटीजन भी ए है तो रक्त का थक्का बन जाएगा, और अगर विभिन्न है या अपोजिट है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन हम देख लेते हैं, नीचे जगह है मैं बता देता हूँ। चौथी कंडीशन में भी वही काम करेंगे। ए एंटीबॉडी हमने ले रखा है, यहाँ पे बी एंटीबॉडी ले रखा है, और जब हमने ब्लड को एक बूंद गिराया था तो इसमें क्लॉट नहीं किया, इसमें क्लॉट नहीं किया, यानी रक्त का थक्का नहीं बना ए एंटीबॉडी युक्त सीरम में। और जो दूसरा हमने लिया था उसमें भी थक्का नहीं बना, यानी इसमें भी नहीं बना, यानी दोनों में से किसी में भी रक्त का थक्का नहीं बना। तो यह कंफर्म कर देगा कि जो हमारे शरीर में ब्लड था, यानी जो हमारे उंगली से निकाला गया ब्लड था, उसमें ना तो ए एंटीबॉडी थी, ना तो ए एंटीजन था और न ही बी एंटीजन था। तो जब हमारे शरीर में न तो एंटीजन ए हो और न ही एंटीजन बी हो, तो जो हमारे शरीर का या जो हमारे रक्त का या जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो ओ होता है। अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि ब्लड ग्रुप ओ जिसका होगा उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो उसका कारण हमने यहाँ पे जाना कि जब ब्लड यहाँ भी नहीं जमा, यहाँ भी नहीं, यानी यहाँ भी थक्का नहीं बना, यहाँ भी नहीं थक्का बना, तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है और ना ही हमारे ब्लड में बी एंटीजन प्रेजेंट है। और जब दोनों एब्सेंट है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ओ हो गया। तो इस प्रकार हमने बिल्कुल आसानी से देखा कि किस प्रकार से लैब में या पैथोलॉजिकल स्टाफ द्वारा या हॉस्पिटल्स में किस प्रकार से आपका ब्लड ग्रुप यानी रुधिर का निर्धारण होता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि दो सीरम रहेंगे, दोनों सीरम में एक में ए एंटीबॉडी रहेगा और दूसरे में बी एंटीबॉडी रहेगा। ब्लड को सामान्यतः आप लोग देखते होंगे एक सुई होती है जो कि विषाणु मुक्त होती है, उससे कोंच देते हैं, चुभो देते हैं और वहाँ से एक एक बूंद खून दोनों पे गिरा दिया जाता है। अगर ए एंटीबॉडी युक्त सीरम में आपका ब्लड क्लॉट कर गया, जम गया, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। क्यों? क्योंकि ए एंटीबॉडी के साथ ए एंटीजन मिला। सपोज दैट ए वाले में नहीं जमा, नहीं थक्का बना, बी वाले में क्लॉट कर गया यानी इसमें जम गया। अगर बी वाले में जम गया तो इसका मतलब कि आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। और अगर दोनों में जम गया, दोनों में क्लॉट कर गया, तो इसका मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप जो था वो ए बी था, तभी दोनों में जमा। और अगर दोनों में से किसी में भी नहीं जमता है, किसी में भी नहीं थक्का बनता है, तो इसका मतलब कि आपके ब्लड में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, जिसे हम सर्वदाता बोलते हैं, यानी वह किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो आइए, अभी तक हमने ये जाना कि रुधिर वर्ग कैसे निर्धारण होता है। इसके पहले हमने सीरम के बारे में पढ़ा, ब्लड बैंक के बारे में पढ़ा, ब्लड बैंक क्या काम करता है, किस प्रकार से रक्तदान होता है, वहाँ पे कौन मनुष्य रक्तदान कर सकता है, इन सारे पॉइंट्स पे हमने चर्चा किया। अब हम अगला पॉइंट जो चर्चा करेंगे कि रुधिर का आदान प्रदान कैसे होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप
किस ब्लड ग्रुप को रक्त या किस व्यक्ति को कौन सा मनुष्य रक्त दे सकता है। तो अगली टॉपिक जो होगी वो होगी रुधिर का आदान प्रदान। आदान प्रदान के लिए सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि ब्लड ग्रुप समान होना चाहिए, यानी ओ ग्रुप वाला, हमको सभी पता है कि जो ओ ग्रुप वाला होगा वो सभी को रक्त दे सकता है। उसके अलावा जो ए वाला होगा वो ए को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम एक चार्ट के माध्यम से बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक छोटा सा पॉइंट, रुधिर आदान, यानी आदान क्या होता है। एक छोटी सी हेडिंग है, रुधिर आदान। तो रुधिर आदान एक प्रक्रिया है, यानी जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो बाहर से उसको रक्त दिया जाता है। तो बाहर से रक्त देने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग रुधिर आदान कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाने पर बाहर से रक्त प्रदान करने की प्रक्रिया को रक्त आदान या रुधिर आदान कहते हैं। यानी एक लाइन में बस हमको ये याद रखना है कि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम हो गई है तो हम उसको बाहर से जो सप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रुधिर आदान। अब यह आदान प्रदान वाली, यानी रक्त किसको कौन दे सकता है या कौन किसका रक्त ले सकता है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट में एक तरफ रुधिर वर्ग दिखाया जाएगा, यानी यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा, रुधिर वर्ग हो गया, और इधर 3 कॉलम और बनेंगे। वर्ग ए होगा, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, दूसरा वर्ग बी होगा, यानी जिसमें ब्लड ग्रुप बी होगा, और तीसरा वर्ग ए बी होगा। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, जगह ही कमी पड़ जाएगी, 4 कॉलम मुझे बनाने पड़ेंगे। ये हो जाएगा वर्ग बी, यानी जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा। तीसरा वाला जो होगा वो होगा वर्ग ए बी, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जो चौथा होगा वो होगा वर्ग ओ, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब ध्यान देना है, अब ध्यान ये देना है पहले सबसे कि अगर यहाँ पे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब इसमें एंटीजन भी ए होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी वो स्मॉल बी होगी। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब उसमें एंटीजन भी बी है, लेकिन जो उसमें एंटीबॉडी होगा वो ए होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब कि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। ये मैं जो ब्लैक कलर से यानी ब्लैक स्केच से लिख रहा हूँ यह एंटीबॉडी लिख रहा हूँ। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब कि इसमें एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों है। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर
एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम हो गए, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम हो गए तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी ब्लड का यानी रक्त का थक्का बन जाएगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में पहले से रक्त है और बाहर से किसी ऐसे व्यक्ति का हमने रक्त ले लिया जिससे कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित एंटीबॉडी और बाहर से आने वाला एंटीजन दोनों सेम हो गए तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जब रक्त का थक्का बन जाएगा, जो हमारे शरीर की रुधिर वाहिनियाँ होती है, यानी जिसे हमें धमनी और सिरा बोलते हैं, उनमें रक्त थक्का बन जाएगा, यानी वो धमनियाँ और सिराएँ जाम हो जाएंगी और जाम होने के कारण जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होगा वो बंद हो जाएगा और जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए रुधिर का आदान प्रदान करते वक्त हमें यही ध्यान दिया जाता है कि जो एंटीबॉडी हो और एंटीजन हो वो दोनों सेम न होवे। तो आइए मैं इस चार्ट के माध्यम से बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा और इसके बाद आप बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे कि किस प्रकार से रक्त का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ए के बारे में जानेंगे, यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा वह किसको किसको रक्त दे सकता है। तो अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब है कि उसमें एंटीजन भी ए होगा। ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसमें एंटीजन भी ए है। और अभी भी मैंने बताया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। अगर समान हो गया तो रक्त का थक्का बन जाएगा। तो हम ध्यान देंगे, यहाँ पे ए एंटीजन है किसके पास, ए ग्रुप वाले के पास। तो यहाँ पे वर्ग ए जो है इसका ब्लड, इसमें बी एंटीबॉडी है। तो इसका मतलब कि ए ग्रुप वाला ए ग्रुप को आसानी से रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी है वो बी है। लेकिन अगले स्टेप में जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे कि जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए है। तो इसका मतलब कि अगर ए एंटीजन ए के साथ मिल गया तो थक्का बन जाएगा। इसी वजह से ए ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वह बी ग्रुप वाले को रक्त नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी समान होकर के आपस में रक्त का थक्का बना देंगे। अब ध्यान ये देना है कि वर्ग ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी यहाँ पे एंटीबॉडी है ही नहीं। तो ये एंटीजन यहाँ पे आ भी जाएगा तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी यह इसे आसानी से रक्त दे सकता है। अगला पॉइंट चौथा यहाँ पे होगा ब्लड ग्रुप ओ। इसमें हमें ध्यान से देखना है कि ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, ये दोनों एंटीबॉडी हैं और ये मैंने एंटीजन दिखाया है। तो अगर यह ए एंटीजन यहाँ पे आता है, यानी ए ग्रुप वाला व्यक्ति ओ ग्रुप वाले को रक्त देता है, तो इसका मतलब है कि ए और ए आपस में मिल जाएंगे और वो क्लॉट कर देंगे, यानी रक्त का थक्का बना देंगे। तो इसी वजह से ए ग्रुप वाला व्यक्ति ओ ग्रुप वाले को रक्त नहीं दे सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ब्लड ग्रुप ए है वह केवल ए ग्रुप को और ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर रक्त प्रदान कर सकता है। पहला पॉइंट था। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलेंगे कि मान लेते हैं कि अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब उसमें जो एंटीजन होगा वो बी होगा, उसमें एंटीजन बी होगा। और अगर एंटीजन बी होगा तो इसका मतलब है कि यह बी एंटीबॉडी वाले को कतई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर जैसे ही बी एंटीबॉडी वाले को दे दिया रक्त का थक्का बन जाएगा और फिर मैंने बताया कि सारी धमनियां और सिराएं जो होंगी वो जाम हो जाएंगी। तो इस वजह से बी ग्रुप वाला जो होगा वो बी एंटीबॉडी वाले को नहीं देगा, लेकिन ए एंटीबॉडी वाले को बिल्कुल आसानी से दे देगा। और जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है उसे भी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, इस वजह से थक्का बनेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे रक्त का थक्का बन जाएगा और इसी वजह से यह ओ ग्रुप को नहीं दे सकता है। ये था दूसरा पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो उसमें एंटीजन होंगे वो ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे।
एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसके शरीर में या जिसके रक्त में ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे उसको यह रक्त नहीं दे सकता है। तो हम पूरे चार्ट में देख सकते हैं कि केवल ए बी ग्रुप एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, बाकी सब में कोई ना कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इस वजह से ना तो ये ए को दे सकता है ना ही बी को दे सकता है, लेकिन ए बी को दे सकता है और ओ को भी नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों हैं। यहाँ पे बी एंटीबॉडी वाला मिलकर के थक्का बना देगा, यहाँ पे ए एंटीबॉडी और एंटीजन मिलकर थक्का बना देंगे, लेकिन ये दोनों यहाँ पे कोई नहीं है, इस वजह से आसानी से ब्लड दे सकते हैं। और यहाँ पे ए बी और ए बी दोनों आपस में मिल करके थक्का बना देंगे। जो चौथा पॉइंट होगा वो होगा कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे यह ए को दे, चाहे बी को दे, चाहे ए बी को दे, चाहे ओ को दे, किसी भी एंटीबॉडी से संपर्क होने वाला नहीं है। और हमने अभी अभी बताया कि अगर किसी एंटीबॉडी से संपर्क होगा ही नहीं जब एंटीजन का, तो वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और रक्तदान करते समय या रक्त का आदान प्रदान करते समय हमें यही ध्यान देना होता है कि हम रक्त ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जिससे कि रक्त आपस में मिलने से थक्का बन जाए। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब यह बी एंटीबॉडी वाले को भी दे सकता है, ए एंटीबॉडी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और ओ वाले को तो दे ही सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को रक्त दे सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यह सर्वदाता होता है, सभी को देने वाला यूनिवर्सल डोनर। और जो बी और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्यों? क्योंकि यह ए से भी रक्त पा रहा है, बी से भी रक्त पा रहा है और ए बी से भी पा रहा है यानी रिसीव कर रहा है और ओ से भी रिसीव कर रहा है। तो मैंने जीन्स के आधार पे भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और किस प्रकार से ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन जो डॉक्टर्स की टेक्निक अपनाई जाती है, पैथोलॉजिकल लैब में अपनाई जाती है, मैंने उसकी टेक्निक भी यहाँ पे आपको बता दी। मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ब्लड बैंक के बारे में समझाया, सीरम के बारे में बताया, रक्तदान करने में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी मैंने बताया कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, हमारा हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए और स्वस्थ मनुष्य 450 मिलीलीटर जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं इतना रक्तदान कर सकता है। अब जो होगी हमारी अगली टॉपिक होगी वो हम इसी टॉपिक में समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी रक्त दाब क्या होता है। इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से रुधिर का आदान प्रदान होता है। ये टॉपिक जो मैंने चार्ट में बनाया है ये रुधिर का आदान प्रदान है, यानी कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है या कौन किससे रक्त ले सकता है। उसके लिए मैंने यही बताया है कि समान एंटीबॉडी और एंटीजन नहीं होने चाहिए। अगर एंटीबॉडी और एंटीजन समान हो जाएंगे तो रक्त का थक्का बन जाएगा, यानी ब्लड जम जाएगा और जिससे रुधिर वाहिनियाँ जो धमनी और सिराएं होती हैं जिनमें रक्त लगातार बहता रहता है वो जाम हो जाएंगी और जाम होने के कारण हमारी मृत्यु हो सकती है या मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो इस वजह से हमें यही ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी और एंटीजन समान नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब कि उसमें जो एंटीजन होगा वो ए होगा, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति जो लेने वाला व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। तो यह बी एंटीबॉडी और ये ए एंटीजन आपस में समान नहीं है, जिस वजह से यह रक्त आसानी से ले सकता है। लेकिन यहाँ जब आएंगे तो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, यानी समान समान हो गए, यानी रक्त का थक्का बन जाएगा। इस वजह से यह व्यक्ति इस व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। जैसे ही हम ए बी में आएंगे तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, और जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी एंटीजन हो, यानी आसानी से यह भी रक्त ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आएंगे तो
ए और ए मैच करने लगा, यानी यह एंटीबॉडी ए है और यह एंटीजन ए है, दोनों समान हो गए, रक्त का थक्का बन जाएगा। इस वजह से ब्लड ग्रुप ओ नहीं रिसीव कर सकता। दूसरा पॉइंट मैंने अगर बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो वह ए ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसमें एंटीजन बी होगा और यहाँ एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, आपस में मिल करके थक्का बना देंगे, इसलिए यह व्यक्ति इसे ब्लड नहीं दे सकता है। जब हम वर्ग बी की बात करेंगे यानी ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा है कि यह आसानी से इसे रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बी है और यहाँ पे एंटीबॉडी ए है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए रक्त का थक्का नहीं बनेगा और आसानी से ब्लड डोनेट कर सकता है। तीसरा मैंने ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में बताया कि अगर इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी था तो इसका मतलब उसमें एंटीजन बी था और यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो आसानी से ब्लड रिसीव कर सकता है। और चौथे में जब हम आएंगे तो यहाँ बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और बी एंटीजन से कनेक्ट होगा तो थक्का बना लेगा, इस वजह से ओ ग्रुप बी वाले से ब्लड नहीं ले सकता है। तीसरा पॉइंट जो है वो ए बी है, तो ए बी ग्रुप अगर किसी व्यक्ति का है तो इसका मतलब उसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, तो ए और बी एंटीबॉडी जिसके पास होगा वो ब्लड नहीं लेगा, उसके अलावा सभी लोग ले सकते हैं। तो हम सभी को पता है ए बी और ए बी तीनों में से और ओ चारों में से केवल वर्ग ए बी ऐसा है जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, बाकी सबके पास एंटीबॉडी होती है। तो इस वजह से जो ए बी वाला व्यक्ति होगा वह ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, केवल ए बी को दे सकता है और ओ को भी नहीं दे सकता। और जो चौथा पॉइंट है वो ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, तो ब्लड ग्रुप जिसका ओ होगा उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, और जब कोई एंटीजन नहीं है तो किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि किसी भी एंटीबॉडी से संपर्क होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंटीजन है ही नहीं। तो इसलिए यह ए बी और ओ चारों को दे सकता है। इस ग्राफ के माध्यम से हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो ओ ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे रहा है यानी यूनिवर्सल डोनर है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वह सभी से ब्लड रिसीव कर रहा है, इसका मतलब यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो मैं सीधे से एक लाइन में आपको एक चार्ट छोड़ा था, एक चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ या डोनेट इंडिकेट कर देता हूँ कि कौन सा ग्रुप किसको किसको ब्लड डोनेट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चार्ट इस ग्राफ के माध्यम से बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप ओ है, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो यह आसानी से ए वाले को भी दे सकता है और बी वाले को भी दे सकता है, और ए वाला जो है ए को दे सकता है और बी वाला बी को दे सकता है, फिर ये ए वाला ए बी को दे सकता है और ये बी जो है ये ए बी को दे सकता है, और पुनः बस यहीं तक है। और ये ओ ग्रुप जो है यह ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ होगा वो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को भी रक्त दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को भी रक्त दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को भी रक्त दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ वाले को भी रक्त दे सकता है। जो ए ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और बी वाले को ए बी वाले को भी दे सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ए वाला किसको दे सकता है, तो ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर बी ग्रुप है तो बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब केवल बचा है ए बी, तो हमने अभी अभी देखा कि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो केवल और केवल ए बी को ही दे सकता है और ले सकता है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है पैथोलॉजी वगैरह में,
और किस प्रकार से रक्त का आदान प्रदान होता है, कैसे रक्त को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दिया जाता है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरती जाती हैं, किन वजह से ओ सबको दे सकता है, ए बी केवल स्वयं में आपस में ट्रांसफ़र कर सकता है, ए वाला केवल 2 को, बी वाला केवल 2 को, इन सब के पीछे क्या क्या कारण थे मैंने बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझाया है। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर आने वाली नई वीडियो सीधे आपको मिले। अगली जो हमारी टॉपिक होगी, यानी आगे जो हम लोग बात करेंगे, वो होगा हमारा ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग रक्त दाब कहते हैं या रुधिर दाब कहते हैं। रक्त दाब या फिर रुधिर दाब। रक्त दाब या रुधिर दाब। ब्लड प्रेशर। प्रेशर मतलब आप सभी लोग जानते होंगे दबाव, यानी कितना उस पर भार है, कितना दबाव है। जब हम उसी की चर्चा रक्त पे यानी ब्लड पे करने लगते हैं तो उसको हम रक्तदाब कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो रक्त फ्लो कर रहा है, बह रहा है, जो रक्त प्रेजेंट है, उस पर कितना दबाव पड़ रहा है, क्या उसकी गति है, क्या उसकी स्पीड है, जब हम उसी को मापते हैं तो उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो रक्त का सबसे पहले मापन किया था वो हेल्स नाम के साइंटिस्ट ने किया था। यानी हेल्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम रक्त को मापने का काम किया था। और इसमें जो है हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर में हृदय होता है वो ब्लड को हमेशा पंपिंग करता रहता है, और जिसके माध्यम से जो एक चक्र होता है, एक साइकिल के रूप में हमारे शरीर में जो रक्त होता है पूरी तरह से बहता रहता है, 24 घंटे प्रवाहमान रहता है। अब आगे बात करते हैं कि जो रक्त होता है, रक्तदाब होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो रक्तदाब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में जो रक्त फ्लो कर रहा है, जो बह रहा है, उस पर कितना प्रेशर है, कितना दबाव है, उस चीज़ को जब हम मापते हैं तो उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका सर्वप्रथम मापन साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हेल्स ने किया था। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, यानी जिस यंत्र से या जिस युक्ति से ब्लड को प्रेशर को मापा जाता है, उसका नाम है दाबांतर मापी। दाबांतर मापी यही वह यंत्र है जिसके माध्यम से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक उसी प्रकार से रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को दाबांतर मापी से मापते हैं। सर्वप्रथम इसका मापन वैज्ञानिक हेल्स ने किया था। आगे हम लोग ये जानेंगे कि जो व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली जो रक्तदाब होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला प्रंकुचन दाब। प्रंकुचन दाब, जिसे इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसे इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में रक्तदाब का मान होता है, यानी जो ब्लड प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कितना अधिक से अधिक ब्लड प्रेशर या कितना अधिक से अधिक रक्तदाब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं सह सकते हैं, उस मैक्सिमम सीमा को, उस अधिकतम लिमिट या अधिकतम सीमा को प्रंकुचन दाब कहते हैं। यानी रक्तदाब की अधिकतम सीमा जिसे हमारे शरीर की रक्त कोशिकाएं या शारीरिक कोशिकाएं सहन कर सकती हैं, उसे हम लोग प्रंकुचन दाब कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर
इंग्लिश में अगर कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर विच कैन बी बियर्ड इजीली बाय आवर बॉडी सेल्स इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। और प्रंकुचन दाब की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो 120 mm पर Hg होती है, 120 mm पर Hg। यानी जो अधिकतम सीमा होती है, यानी जो अधिकतम दाब हमारी शरीर की कोशिकाएं सह सकती हैं वो 120 mm पर Hg। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है शिथिलन दाब। दूसरा होता है शिथिलन दाब। शिथिलन दाब जिसको इंग्लिश में डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब वह निम्नतम सीमा या वह मिनिमम वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर विच कैन बी बियर्ड बाय आवर ब्लड सेल्स। वह सबसे न्यूनतम सीमा जिसको हमारे जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं जिसको आसानी से सहन कर सकती हैं उसे हम लोग शिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी जो सबसे उच्चतम सीमा होगी उसे हम प्रंकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और जो सबसे निम्नतम वैल्यू होती है, जो सबसे कम वैल्यू होती है उसे हम लोग शिथिलन दाब बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर या शिथिलन दाब की जो वैल्यू होती है वो होती है 80 mm पर Hg। अब ध्यान दीजिए, जब आप लोग कहीं भी किसी भी सामान्यतः दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका बीपी चेक किया जाता है। जब वहाँ पे बीपी चेक होता है तो डॉक्टर्स नॉर्मली अगर आपकी बीपी ठीक है तो उसको कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, और वो इंडिकेशन जो होता है वो होता है 120/80 mm Hg। इस प्रकार से डॉक्टर्स डिनोट करते हैं। अगर ज़्यादा होता है 130 या 140/80 mm Hg, कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं 140। तो कहने का मतलब ये है, उनका संकेत यही रहता है कि जो 120 है यह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीपी है, और जो 80 है वो मिनिमम यानी निम्नतम सीमा है। तो अगर ये डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, यानी 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 से लेकर 120 के बीच में है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 80 से कम हो जा रहा है, अगर 80 से कम हो जा रहा है तब भी आपके लिए खतरा है, या 120 से ज़्यादा हो जा रहा है, या 120 से ज़्यादा हो जा रहा है तब भी आपके लिए खतरा है। यानी अगर वो 140/80 डिनोट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो निम्नतम वैल्यू यानी जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो तो सही है, लेकिन जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर यानी जो प्रंकुचन दाब है वो सही नहीं है, यानी आपकी बीपी हाई है। यही कारण है जब कोई व्यक्ति हृदय की किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो उसका ब्लड प्रेशर यानी जो हृदय होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता है, यानी जो रक्त का वो पंपिंग करने वाला काम होता है वो सही से नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि उस व्यक्ति के बीपी में बदलाव आ जाता है। अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है यानी वो 80 से नीचे चला जाता है, यानी शिथिलन दाब से भी नीचे चला जाता है, तब भी उसको समस्या होती है। तो नॉर्मली आपने सुना होगा कहते हुए कि अरे उस व्यक्ति का बीपी जो है कम हो गया है, लो हो गया है, या किसी व्यक्ति का बीपी अगर हाई हो गया है, अधिक हो गया है, तब भी उसके लिए दिक्कत रहती है, तो लोग कहते हैं कि अरे उनका बीपी हाई हो गया है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है? यही कारण है कि जो इनकी वैल्यू होती है हमारे शरीर की कोशिकाओं को, जो बीपी यानी ब्लड प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जिसको सहन कर सकती हैं वो 120 और 80 के बीच में होता है। 80 से कम होगा तब भी उनको दिक्कत होता है कोशिकाओं को, और 120 से ऊपर जाता है तब भी दिक्कत होती है। तो इन दोनों केसेस में समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर इससे अधिक होता है या इससे कम होता है तो उसके लिए हमारे शरीर के ऊपर दिक्कत या परेशानियां होने लगती हैं, और जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का नाम देते हैं कि ब्लड प्रेशर सही नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैंने रक्त से संबंधित बहुत ही बेहतर तरीके से
सारे पॉइंट्स पे लगभग मैंने चर्चा किए हैं। अगर कोई एक आध दो पॉइंट छूट गया होगा तो मैं आगे जिस तरह से नई टॉपिक्स या दूसरी टॉपिक्स पढ़ाता रहूँगा तो उसमें भी मैं चर्चा करता रहूँगा। और जिस प्रकार से मैंने चारों वीडियोस में रक्त के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ाया है और आप सभी ने उसी तरह से रिस्पांस भी अच्छा दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की भी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो अगली टॉपिक हम लोगों की होगी वो होगी रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र। उस श्वसन तंत्र में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से रक्त का क्या उसमें सहयोग होता है, जो हमारे शरीर में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है किस प्रकार से चलती है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या दिक्कत होती है, इन सारी चीज़ों पे अब हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।